सभी एक बार करतल ध्वनि से श्रद्धेय मोदी जी का स्वागत करने की कृपा करें। मोदी मोदी मोदी। फिर एक बार मैं अब मंचासीन नेताओं से आग्रह करता हूं कि बड़ी माला से श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करेंगे। सभी मंचासीन अतिथि श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का भारत गणराज्य के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे। विश्व नेता भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का बड़ी माला से सभी मंचासीन अतिथि स्वागत कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। इस देश में कुछ ही दिनों पहले आए बजट में इस देश के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लघु और सीमांत कृषकों का सम्मान बढ़ाने के लिए 12 करोड़ किसानों का सम्मान बढ़ाने के लिए उनको 6,000 रुपया प्रतिवर्ष सम्मान निधि देने का प्रावधान किया है। इससे किसान आह्लादित है, प्रसन्न है, खुशी है। वो किसान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करना चाहते हैं बड़ी माला से और मोदी जी को नागर हल और ठुमरी भेंट करके स्वागत करेंगे। कृषक बंधुओं से आग्रह है श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का पुष्पहार से स्वागत करें, हल भेंट करें, ठुमरी भेंट करें। पूरे देश के लघु और सीमांत कृषकों का सम्मान बढ़ा है, आह्लादित है, प्रसन्न है, अपने भविष्य को सुरक्षित महसूस करता है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश का लघु और सीमांत कृषक। इसलिए वो नरेंद्र मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं, नागर भेंट कर रहे हैं और ठुमरी भेंट कर रहे हैं। ओपी चौधरी जी भी भेंट कर रहे हैं, वो भी कृषक हैं। अब मैं छत्तीसगढ़ के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी से आग्रह करता हूं कि सभा को संबोधित करने की कृपा करेंगे। आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी। बोले भारत माता की, भारत माता की। माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। आज हमारे लिए गौरव और हर्ष का विषय माननीय प्रधानमंत्री जी का रायगढ़ आगमन और रायगढ़ आगमन के साथ रायगढ़ के वासियों ने स्वागत किया, जन जन ने स्वागत किया, बल्कि इंद्रदेव ने भी बारिश की बूंदे टपकाकर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी का। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 70 लाख जनता की ओर से और रायगढ़ वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं ऐसे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं जिन्होंने भारत को दुनिया की 6वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। तालियों के साथ स्वागत करेंगे। ऐसे प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए खड़ा हुआ हूं जिन्होंने 6 करोड़ बहनों के लिए उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर और चूल्हा देने की दुनिया की सबसे बड़ी योजना की शुरुआत की। ऐसे प्रधानमंत्री का स्वागत करने का सौभाग्य मुझे मिला है जिन्होंने आयुष्मान भारत में 10 करोड़ लोग परिवार
50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज की योजना को, दुनिया की सबसे बड़ी योजना को लॉन्च किया। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के स्वागत करेंगे आयुष्मान भारत योजना के लिए। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने 4 साल 6 महीने में 9 करोड़ 60 लाख शौचालय बनाकर महिला और बहनों का स्वाभिमान बढ़ाया है। तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं जिन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम में 5,50,000 करोड़ की सीधी राशि गरीबों के खाते में डालने का काम किया है। मैं प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं उन्हें 1,50,00,000 लोगों के लिए जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना देकर उन गरीबों के स्वाभिमान की रक्षा की है। मैं प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं 18,000 गांव में जहां अंधेरा था वहां बिजली लाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। 2,50,00,000 अंधेरे घरों में रोशनी देने वाले सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देने वाले प्रधानमंत्री का स्वागत करता हूं। मैं प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 10 करोड़ मजदूरों को 3,000 रुपया के ऐतिहासिक पेंशन देने की योजना की शुरुआत करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं। न्यूनतम समर्थन मूल्य से 1.5 गुना ज्यादा लागत तय करने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करने वाले प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं। ऐसे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ हूं जो 6 साल 6 महीने एक दिन भी विश्राम नहीं किया। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के मोदी जी का स्वागत करेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं जिन्होंने हिंदुस्तान के और छत्तीसगढ़ के लघु सीमांत किसानों के खाते में 6,000 रुपया डालने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। अकेले छत्तीसगढ़ में ऐसे किसानों को 1,890 करोड़ रुपया, माननीय प्रधानमंत्री जी 1,800 करोड़ रुपया आपके खाते में, किसानों के खाते में छत्तीसगढ़ अकेला और पूरे देश में 75,000 करोड़ डालने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं। और हम सब ने तय किया है, छत्तीसगढ़ वासियों ने तय किया है, इस बार रायगढ़ के साथ साथ 11 के 11 लोकसभा सीट देकर एक बार फिर माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के पूरे रायगढ़ वासियों की ओर से ये आपका आश्वासन, ये आपका वादा, ये आपका विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं आप सब की ओर से, मंच में बैठे हुए मेरे सभी वरिष्ठ नेताओं की ओर से, माननीय विष्णुदेव साय केंद्रीय मंत्री, जिला अध्यक्ष अमर जी और सभी हमारे सांसद सब की ओर से मैं यही विश्वास दिलाने यहाँ आया हूँ कि रायगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता, जो छत्तीसगढ़ में चमत्कारिक परिवर्तन आपने किया है, छत्तीसगढ़ में जो इतिहास रचा है, हम वादा करते हैं कि इस बार हम 11 में 10 नहीं 11 के 11 लोकसभा सीट देंगे। दोनों हाथ उठा के तालियों के साथ स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विश्व नेता, भारत गणराज्य के अब तक सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं कि इस महती आम सभा को संबोधित करने की कृपा करेंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। एक बार फिर मोदी 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 मोदी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
छत्तीसगढ़ महतारीला सत सत प्रणाम। जम्मो संगी जहूरिया सियान जवान महतारी बहनी मल्ला जय जोहार। जय बुढ़ादेव, जय ठाकुर देव, जय सतनाम। बने बने हैगा बोबा मान, भैया मान, दीदी मान, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और यहां के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान रमन सिंह जी, मंत्री परिषद के मेरे सहयोगी श्रीमान विष्णुदेव साय जी, मंच पर उपस्थित अन्य भाई अमर अग्रवाल जी, श्री रामचरित नेतम जी, संसद में हमारे साथी श्रीमती कमला पाटले जी, पूर्व विधायक सत्यानंद राठिया जी, श्री राम प्रताप सिंह, श्री गिरधर गुप्ता जी, भूपेंद्र सवन्नी जी, ओपी चौधरी जी, रोशन अग्रवाल जी और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और मैं देख रहा हूं बहुत बड़ी मात्रा में अभी लोग आ ही रहे हैं। इस मौसम में इतना जल्दी इतने दूर दूर से आकर निकल के आना, ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के प्रति आपकी श्रद्धा और निष्ठा को प्रदर्शित करता है। और अभी अभी वरुण देवता जी ने भी आकर के आशीर्वाद दिए। आपके प्यार, आपका ये उत्साह, आपका ये जोश हमेशा से मुझे अभिभूत करता रहा है। आपके साथ मेरा नाता बहुत पुराना रहा है। जब सत्ता के गलियारों में हम लोग कहीं नहीं थे, तब भी मैं, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का इलाका हुआ करता था, संगठन के कार्य के लिए आपके बीच आकर के बैठा करता था, आपसे बातें करता था। और मैंने यहां के कार्यकर्ताओं में, यहां के लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो भाव मैं अनुभव करता था, वो बड़ा अभूतपूर्व था। अटल जी के प्रति जिन्होंने छत्तीसगढ़ दिया, उनके प्रति यहां के लोगों की जो श्रद्धा थी, वह भी अप्रतिम थी। और इसलिए छत्तीसगढ़ आने का, जब मैं मुख्यमंत्री था गुजरात में, तब भी आपके बीच बार बार आने का मन करता था। और प्रधानमंत्री के बनने के बाद तो पहले कोई प्रधानमंत्री जितनी बार छत्तीसगढ़ आए होंगे, उससे ज्यादा बार अकेला मैं आया। साथियों, विधानसभा चुनाव के बाद ये मेरा पहला छत्तीसगढ़ दौरा है। मैं राज्य के मतदाताओं को लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आदरपूर्वक बधाई देता हूं। आपने एक जनादेश दिया है, जिसे बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता ने
अपने सिर माथे पर उसको चढ़ाया है। जय और पराजय जीवन का हिस्सा होता है। इन चुनावों के बाद छत्तीसगढ़ के गरीब, आदिवासी, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, व्यापारी, कारोबारी, हर वर्ग के विकास के लिए हमारा संकल्प और अधिक मजबूत हुआ है। यहां जो सड़कों के काम है, रेलवे के काम है, नए हवाई अड्डे बनाने के काम है, उद्योग धंधे लगाने के काम है, मैं छत्तीसगढ़ के मेरे प्यारे भाइयों बहनों को विश्वास दिलाता हूं, हम इसमें और तेजी लाएंगे, और ज्यादा करेंगे, और अच्छे ढंग से करेंगे। साथियों, आज मां चंद्रहासिनी, मां नाथलदाई, देवी डोकरीदाई, श्री सत्यनारायण बाबा और श्री प्रियदर्शन राम जी के शुभ आशीष से नए भारत के नए जनादेश के लिए आप सभी के बीच आया हूं। भाइयों और बहनों, जसपुर संत गहिरा गुरु और अवधूत बाबा भगवान राम की कर्मस्थली रही है। रायगढ़ महाराजा चक्रधर सिंह जी, स्वतंत्रता सेनानी किशोरी मोहन त्रिपाठी जी और तोड़ाराम जोगी जी की भूमि है। इस धरती ने मुकुटधर पांडे जी जैसे साहित्यकार दिए, तो किरोड़ीमल लुहारीवाल जैसे दानी और राम कुमार अग्रवाल, दयाराम ठेठवार जी जैसे समाज सेवी दिए। मैं इन सभी महान विभूतियों को नमन करता हूं। इस भूमि ने भारतीय जनता पार्टी को लखेराम जी अग्रवाल और दिलीप जुदेव जी जैसे समर्पित नेता दिए, जिन्होंने पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है। ऐसे जनप्रतिनिधियों की ही देन है कि आज भारतीय जनता पार्टी का एक वटवृक्ष की तरह से पूरे भारत में विस्तार हो रहा है। साथियों, चुनाव आते जाते रहते हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन सामान्य मानवी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का संकल्प अटल रहता है। 2 महीने पहले जब छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनी, तो हमने भी इस उम्मीद के साथ बधाई दी कि चलो 15 साल के बाद वे कुछ नई सोच के साथ कुछ नई शुरुआत करेंगे, छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए नए तरीके से कुछ काम करेंगे। भाइयों और बहनों, उन्होंने नया किया तो क्या किया, अभी आप भी नहीं जान पाए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो पहले बेहतर किया जा रहा था, उसको भी ठप करने में लगे हुए हैं। यहां की कांग्रेस सरकार ने जो सबसे पहले 2 बड़े फैसले लिए, उन पर आपको विचार करना बहुत जरूरी है। हमारे यहां कहावत है ना कि पुत्र के लक्षण पालने में, यही कहते हैं ना। इस सरकार ने शुरुआत में काम किए, उससे पता चलता है कि उनका इरादा क्या है, उनकी सोच क्या है, उनके तौर तरीके क्या है। साथियों, यहां की सरकार ने पहला काम किया, आयुष्मान भारत पीएम जय यानी मोदी केयर से छत्तीसगढ़ को हटाने का निर्णय किया। दूसरा फैसला क्या किया,
दूसरा फैसला उन्होंने किया, सीबीआई को राज्य में आने नहीं देंगे। अरे क्यों भाई, आपको किस बात का डर है? आपका क्या बिगड़ जाएगा अगर आपके राज्य में गरीब स्वस्थ हो जाए, आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल जाए, गरीब को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल जाए? आपको तो कुछ देना नहीं है। आप क्यों इस लाभ से उस गरीब को, आदिवासी को वंचित करना चाहते हैं? भाइयों बहनों, असल में कांग्रेस का रोम रोम बिचौलियों के एहसान तले दबा हुआ है। रायपुर से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस की सल्तनत दलालों और बिचौलियों के एक मजबूत तंत्र से फली फूली है। यही कारण है कि यहां की नई सरकार ने सबसे पहले आयुष्मान भारत से बाहर निकलने का फैसला किया गया है। ये योजना बहुत सफलता के साथ यहां के गरीब परिवारों को जीवन दान देने का काम कर रही थी, लेकिन अब यहां के गरीबों से आयुष्मान भारत के तहत इलाज कराने का अधिकार छीन लिया गया है। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि आखिर वो क्यों ऐसा करते हैं। मैं जानना चाहता हूं, मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं, आखिर वे छत्तीसगढ़ के गरीब को किस बात की सजा दे रहे हैं? आज देश का गरीब मोदी के साथ खड़ा हो गया है, ये उनको बहुत चुभता है। उनको लगता है कि हमारे 55 साल के कारोबार में हमने सुबह शाम गरीबों की माला जप करके ये हमारा एकाधिकार बना दिया था। गरीब यानी हम। ये मोदी कौन होता है जिसको गरीबों ने स्वीकार कर लिया, गरीबों ने अपना लिया? और मोदी कौन होता है जो गरीबों का ईमानदारी से काम करने में जुट जाए? और इसी बात ने उनको परेशान करके रखा हुआ है। लेकिन कांग्रेस के लोग समझ ले, आपने 55 साल गरीबों के नाम पर देश को गुमराह किया, गरीबों को बर्बाद किया, उनके सपनों को कभी अंकुरित तक होने नहीं दिया। हमने 55 महीने के भीतर भीतर गरीबों में एक नया विश्वास भरा है, नया जोश भरा है, नए सपने सजाए हैं और उसकी उंगली पकड़ करके आगे निकलने के रास्ते खोजे हैं। और इसलिए अब गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अपने पैरों पर खड़े होने लगा है। ये आपको चुभ रहा है। आपने गरीबों को इतने सालों तक मूर्ख बनाया था, आज गरीब आपका हिसाब मांग रहा है, इसलिए आपके आंखों में चुभ रहा है। और इसलिए आप छत्तीसगढ़ में आते ही गरीबों को मिलने वाली मदद को छीन ले रहे हो। साथियों, छत्तीसगढ़ अब फिर बरसों पुरानी स्थिति की तरफ लौटता हुआ दिख रहा है। कैंसर, हार्ट अटैक, किडनी की बीमारी, ऐसी अनेक गंभीर बीमारियों की स्थिति में छत्तीसगढ़ के गरीब भाई बहन को अपनी सारी जमीन और घर-बार तक बेचने की नौबत आएगी। और यही बैठे हुए कांग्रेस के तौर तरीकों का नमूना है। साथियों, आयुष्मान भारत योजना में वैज्ञानिक तरीके से लाभार्थियों का चयन होता है। कोई किसी का नाम
लिस्ट से हटा नहीं सकता। फर्जीवाड़ा करके किसी का नाम जुड़ नहीं सकता और पैसे सीधे अस्पताल के अकाउंट में जाता है। मरीज को एक भी रुपया अस्पताल को देना नहीं पड़ता है। गरीब को यही सीधी मदद बिचौलियों के सहारे काम करने वाली कांग्रेस कैसे बर्दाश्त कर सकती है? ऐसी कोई भी योजना जिसमें दलाल ना हो, बिचौलिए ना हो, वो कांग्रेस को रास नहीं आती है। साथियों, जिनको पीढ़ियों से मलाई खाने की लत लगी हो, जो 15 वर्षों से तरस रहे हो, वो चौकीदार की ऐसी चाक चौबंद योजना को जारी कैसे रख सकते हैं? वो तो ऐसी योजना लाएंगे जिसमें तुम भी खाओ, मैं भी खाऊं, इसकी पूरी पूरी व्यवस्था हो। उनको उसी में रुचि है। भाइयों और बहनों, घोटाले घपलों की इस नीति और नीयत का ही परिणाम है कि यहां की सरकार ने सीबीआई की जांच में भी अड़ंगा लगाने का फैसला लिया। एक बात मुझे बताइए, अगर किसी ने कुछ किया नहीं है तो वो क्या किसी जांच से डरेगा क्या? डरेगा क्या? डरेगा क्या? क्या कोई भी एजेंसी बिना किसी कारण से पूछताछ कर सकती है क्या? अगर राज्यों में देश के ईमानदार करदाताओं के पैसे से भ्रष्टाचार होता है तो सीबीआई को कार्रवाई करने का अधिकार है या नहीं है? साथियों, आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन कांग्रेस को इसमें समस्या है। समस्या इसलिए है क्योंकि वो अभी से ही अपने भ्रष्टाचार को छिपाने में लग गई है। आखिर दिल्ली से भी तो उसे यही संस्कार विरासत में मिलते हैं। और अगले चुनाव के लिए उनको तो छत्तीसगढ़ को एटीएम बनाना है कांग्रेस पार्टी का। अगर सीबीआई यहां बैठेगी तो एटीएम बनेगा कैसे? क्योंकि दिल्ली वालों को उनको बक्से भर भर कर कुछ माल भेजना है, इसी के बदले में तो यहां व्यवस्थाएं की जा रही है। और इसलिए कांग्रेस के नामदार परिवार के करीब करीब हर सदस्य के विरुद्ध आज देखिए अदालतों में गंभीर मामले चल रहे हैं। कुछ जमानत पर छूट रहे हैं, कुछ अग्रिम जमानत लेकर के जी रहे हैं। क्या मामले चल रहे हैं? टैक्स चोरी के, जमीन और प्रॉपर्टी में घोटाले के। हालत यह है कि परिवार के ज्यादातर सदस्य आज जमानत पर बाहर है या अग्रिम जमानत लेकर के बैठे। कानून से बचने की इनकी कोशिशों के बीच चौकीदार अलर्ट है। उनके हर राज को बाहर निकालने में जुटा है। देश विदेश से इनके राजदारों को, इनके दलाल मामा और चाचाओं को भारत लाया जा रहा है और जांच एजेंसियों के हवाले किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, चौकीदार की ये सख्त कार्रवाई देखकर अब ये जरा बौखला गए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसे लोगों की मिलावट करने की कोशिश हो रही है जो कभी उन्हीं को कोसते हुए कांग्रेस से बाहर निकल गए थे। इन लोगों में आपस में होड़ लगी है
कि कौन मोदी को ज्यादा से ज्यादा गाली देकर अपने नंबर बढ़ा ले। ये जो महामिलावट है, उस महामिलावट में एंट्री का एक ही क्राइटेरिया है। आप बताओ, आप मोदी को कितनी गाली दे पाते हो? अगर ज्यादा दे पाते हो तो महामिलावट में एंट्री है। देश के भविष्य के लिए इनके पास कोई योजना नहीं, इसलिए इन मिलावटी लोगों ने मोदी को ही मुद्दा बना रखा है। सुबह शाम मोदी मोदी करते रहते कि नहीं करते रहते? यही करते कि नहीं करते? भाई और बहनों, आपको इन मिलावटी लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए इन लोगों की कोई विचारधारा नहीं है। इनका असली राजनीति यही है कि खुद भ्रष्टाचार करो और भ्रष्टाचार करने वालों का साथ दो, संरक्षण दो। लेकिन साथियों, ये कितनी भी महामिलावट कर लें, चौकीदार चुप बैठने वाला नहीं है। मैं उनमें से नहीं हूं जो अपनी किताब खुलने से डर से देश के शक्तिशाली सुल्तानों पर हाथ डालने से बचते थे। आपने सुना होगा, कल ही लोकसभा में मैंने कहा है, न मैं किसी भ्रष्ट का एहसान लूंगा और न ही किसी भ्रष्ट पर एहसान करूंगा। साथियों, कितने लोगों का कर्ज माफ हुआ? हुआ क्या? जरा बताइए ना, हुआ क्या? और 10 दिन में करने के लिए कहा था कि नहीं कहा था? वोट बटोर लिए, खेल खत्म। क्या ऐसे लोगों को माफ करोगे क्या? और मुझे बताया गया है कि सिर्फ उन किसानों का थोड़ा बहुत कर्ज माफ किया गया है जिन्होंने ग्रामीण बैंकों या सहकारी बैंकों से ऋण लिया था। उनका क्या हुआ? जिन्होंने राष्ट्रीय बैंकों से लोन लिया था, क्या वो किसान नहीं है? क्या उनके सर पर कर्ज नहीं है? क्या उसको कर्ज माफी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और चुनाव के पहले ये बताया क्यों नहीं आपने? यही काम धोखाधड़ी। उनको पता है कि एक बार वोट बटोर लो, कुर्सी छीन लो और फिर जनता जनता के ठिकाने पर और नेता दरबारों में जाकर के जी हजूरी करने लग जाते हैं। सबसे बड़ी बात, उन गरीबों किसानों का क्या हुआ जिन्होंने किसी साहूकार से कर्ज लिया या किसी रिश्तेदार से कर्ज लिया है? उनका कौन करेगा? साथियों, कर्ज माफी के नाम पर बिचौलियों का पेट भरने का काम करने वाली कांग्रेस के यही तौर तरीके हैं। ये 10 वर्ष बाद, हर 10 वर्ष के बाद चुनाव सामने दिखता है तो किसानों के कर्ज माफी का पटारा खोल करके आ जाते हैं। पहले 2009 का चुनाव जीतने के लिए कर्ज माफी का खेल लेके आए थे, अब 2019 में लेकर के आए हैं। लेकिन इनकी कर्ज माफी का सच यही है कि बिचौलियों का भला होता है और किसान फिर से कर्ज के बोझ तले दब जाता है। साथियों, अगर बहुत ईमानदारी से कर्ज माफी की जाए तो भी देश में, आपके गांव में भी 100 में से 20, 25 या 30 किसानों को ही इसका लाभ मिल पाता है।
अभी ये जो कर रहे हैं उसमें तो इससे भी कम मिलने वाला है। बाकी के किसान क्या खेती नहीं करते क्योंकि वो और ज्यादा गरीब है इसके लिए उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए? जी नहीं, ये भेदभाव का रास्ता मोदी को मंजूर नहीं है। इसलिए ही भाजपा सरकार इस बजट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना लेकर के आई है। इसके तहत किसान को साल में 6,000 रुपये सीधे उसके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाली नहीं, कुछ नहीं। इससे छत्तीसगढ़ समेत देश भर के करीब 12 करोड़ ऐसे किसान परिवारों को लाभ होगा जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम जमीन है। इसका मतलब छत्तीसगढ़ के गांवों में 100 में से करीब करीब 90 से भी ज्यादा किसानों को मोदी की इस योजना का लाभ मिलेगा। 100 में से 90। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना कर्ज माफी की तरह सिर्फ 10 साल में एक बार आती नहीं है, लेकिन मोदी ने जो योजना लाई है वो हर साल किसानों का फायदा करेगी। कांग्रेस की कर्ज माफी योजना से 10 साल में एक बार 50,000 करोड़ रुपया ये इने गिने किसानों के पास जाते थे। मोदी की जो योजना है वो किसान सम्मान योजना के तहत अभी का अगर मैं हिसाब लगाऊं तो अगले 10 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपया, कहां 50,000 और कहां 7.5 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में बैंक में जमा होने वाले हैं। आप मुझे बताइए, इससे किसानों का लाभ होगा कि नहीं होगा? कर्ज करने की मजबूरी से बाहर आएगा कि नहीं आएगा? फसल पक के समय उसको जो जरूरी चीजें हैं वो ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा? सोचिए, ये देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कितनी बड़ी मदद होने जा रही है। साथियों, कल ही देश के किसानों के लिए एक और अहम फैसला हुआ है जिसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। आज अखबारों में कहीं कोने में छोटी मोटी खबर है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है जो आपको पता होना चाहिए। भाई और बहनों, अब तक देश के छोटे किसानों को बैंकों से बिना गारंटी 1 लाख रुपए तक का कृषि कर्ज मिलता था। अब जो ताजा फैसला हुआ है उसके बाद देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। अब उन्हें बिना बैंक गारंटी ज्यादा कर्ज मिला करेगा। हमारी सरकार के प्रयास से सभी बैंकों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जो भी चार्जेज बैंक लेते थे वो अब नहीं लिए जाएंगे। बैंकों को प्राप्त होने वाले चार्जेज जैसे प्रोसेसिंग फीस, दस्तावेज का चार्ज, खाते से जुड़ा चार्ज, इंस्पेक्शन का चार्ज, ये सभी शुल्क समाप्त कर दिए जा चुके हैं। मैं इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन को इस किसान हितैषी निर्णय के लिए बधाई देता हूं। भाई और बहनों, हमारी सरकार किसानों की छोटी छोटी आवश्यकताओं को
पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण मिल सके, उसके लिए ब्याज दर में छूट के लिए जो राशि उपलब्ध कराई जाती थी, उसे पिछले 5 वर्षों में दोगुना किया जा चुका है। अब इस साल के बजट में फसली ऋण को बढ़ाकर 11,68,000 करोड़ रुपए किया गया है। यानी किसानों को खेती से जुड़ी अपनी जरूरतों के लिए अब ज्यादा राशि कर्ज के तौर पर मिलनी तय हुई है। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए है, गरीब के दर्द, उसकी तकलीफ को समझने वाली सरकार है। बीते 4.5 साल में हमने लगातार कोशिश की है कि गरीब की जिंदगी आसान बने। सरकार के इन्हीं प्रयासों का असर है कि देश में गरीबी कम होना शुरू हुई है। भाइयों और बहनों, इसी कड़ी में इस साल के बजट में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना की घोषणा की गई है। मेरे मजदूर भाइयों बहनों के लिए, श्रमिक परिवारों के लिए, जो घरों में काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो सड़कों या घरों के निर्माण में जुटे हैं, जो मिट्टी या लेबर का काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, ऐसे करोड़ों बहनों भाइयों के लिए देश के इतिहास में पहली बार कोई योजना बनी है। ये वो वर्ग है जिसके नाम पर देश में सिर्फ नारे ही लगाए, राजनीति ही की गई, कभी उनके भले के लिए सार्थक प्रयास नहीं हुए। सरकार की नई योजना के तहत ऐसे श्रमिक साथी जिनकी महीने की कमाई 15,000 रुपये से कम की है, उनके लिए 60 वर्ष की जब उम्र होगी तो 3,000 रुपया मासिक पेंशन का प्रावधान किया गया है। इसका लाभ देश भर के ऐसे लगभग 30-40 करोड़ साथियों को होगा। 30-40 करोड़, कल्पना करिए आप। और इसके लिए औसतन 100 रुपये तक का मासिक अंशदान श्रमिक बहन भाई से लिया जाएगा, और जितना मितना श्रमिक भाई बहन रखेगा उतना ही उसके खाते में पैसा भारत सरकार अपना हिस्सा रखेगी। यानी कोई मजदूर भाई अगर 100 रुपये अपनी पेंशन के लिए जमा करवाना शुरू करता है तो असल में उसके पेंशन खाते में कुल 200 रुपया जमा होंगे। भाइयों और बहनों, ये तमाम योजनाएं उन कार्यक्रमों के अतिरिक्त हैं जिनका लाभ बीते 4.5 वर्षों से आप सभी तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। जैसे गरीब, दलित, आदिवासी को पक्का घर दिया जा रहा है, उज्ज्वला के माध्यम से मुफ्त का गैस कनेक्शन दिया जा रहा है, मुफ्त में बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा है, ऐसी अनेक योजनाएं पहले की तरह ही रहे, जारी रहे। साथियों, जिन ईमानदार करदाताओं के पैसे से ये सुविधाएं संभव हो पाती है, उनके लिए भी केंद्र सरकार ने पहली बार बहुत बड़ा कदम उठाया। 5 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स से बाहर कर दिया गया है। इससे सीधे सीधे करीब 3 करोड़ करदाताओं को लाभ होगा। अगर बचत, बीमा और होम लोन जैसी दूसरी छूट का इस्तेमाल करें हमारे मध्यम वर्ग के करदाता करेंगे तो ये लाभ इससे भी ज्यादा लोगों तक पहुंचने वाला है। भाइयों और बहनों, देश और छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने में हमारे आदिवासी बहन भाइयों का बहुत बड़ा योगदान। आजादी में अनेक आदिवासी नायकों ने बलिदान दिए। ऐसे नायकों से देश को प्रेरणा मिलती रही है।
इसके लिए देश भर में स्मारक स्थलों का निर्माण हो रहा है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य राज्यों में भी राज्य स्तरीय म्यूजियम बनाने में केंद्र सरकार मदद कर रही है। साथियों, ये तमाम काम अगर आज ये चाय वाला, ये चौकीदार कर पा रहा है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि 4.5 साल पहले आपने एक मजबूत सरकार के लिए, बहुमत वाली सरकार के लिए आपने वोट डाला। अब कुछ शक्तियां सरकार बनाने के लिए जुट रही हैं ताकि उनका लूट खसूट का कारोबार फल फूल सके। इस साजिश के प्रति, इस महामिलावट के प्रति आप सभी को जागरूक रहना है। और मैं समझता हूं, गरीब से गरीब व्यक्ति हो, झुग्गी झोपड़ी में रहता हो और बाजार में कुछ खरीदी करने जाए, घी हो, तेल हो, कुछ भी, और अगर उसको पता चले कि इसमें तो मिलावट है, आप मुझे बताइए, कोई भी व्यक्ति मिलावट पता चलने के बाद हाथ लगाएगा क्या? खरीदेगा क्या? खरीदेगा क्या? उसको मालूम है कि अगर मिलावटी चीज मैंने खाई तो मेरी सेहत को नुकसान होगा कि नहीं होगा? बच्चे बीमार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? घर में भी गरीब आदमी भी, अनपढ़ आदमी भी कभी मिलावट को हाथ नहीं लगाता है। 2 पैसा खर्चा ज्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन मिलावट का माल बच्चा भी पसंद नहीं करता। जैसे इंसान की सेहत के लिए, बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए मिलावट गरीब को भी मंजूर नहीं होती है, वैसे देश के लोकतंत्र की सेहत के लिए, देश के विकास की सेहत के लिए देश को भी मिलावट नहीं चाहिए। ये महामिलावट, ये देश को बीमार करने वाली बीमारी का दूसरा नाम है। इस महामिलावट से देश को चौकन्ने रहना होगा, जागरूक रहना होगा, और महामिलावट को किसी भी हालत में हमें घुसने नहीं देना। भाइयों बहनों, दिल्ली में बैठे हुए लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में आज भी यही मिजाज है। दूर दूर में लोगों को देख रहा हूं, जहां मेरी नजर पहुंच रही है, जन सैलाब नजर आ रहा है। ये आपका प्यार, ये जनशक्ति भारत के भविष्य को नई ताकत देती चली जा रही है, और इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आप इतनी बड़ी मात्रा में आशीर्वाद देने के लिए आए, मेरे लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद का ये बल मुझे काम करने की नई ऊर्जा देता है। छत्तीसगढ़ के मई से मन होते बहुत सिद्धवा, मन के पत्थर आओ, सब जन के संग में माया के साथ रहने वाला। इतने छत्तीसगढ़िया भैया दीदी मन प्रणाम करते हुए अपन के गोटल खत्म कर दो। जय जोहार। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी 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 मोदी। अब मैं धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए रायगढ़ लोकसभा के लोकप्रिय मोदी जी की सरकार में मंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी से आग्रह करता हूं कि धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। मोदी मोदी मोदी।
आज कला, संगीत और औद्योगिक नगरी के रूप में विख्यात